गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? जो भी स्टेट में दे रहा हूँ उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हैं? आराम लग रहा है ना? सब लोग को आराम लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। सेकेंड सेट तक मैंने दे दिया, अभी मैं थर्ड सेट आपके लिए आपको पढ़ा दूंगा। 2 सेट और इसके अलावा मैंने खुद ही क्लास में आपको नियर अबाउट 400 ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को लगभग दे चुका हूँ। कितने आएंगे यार? अरे 35 क्वेश्चन ही तो आना है, कितने आएंगे? और आएंगे तो इतना डिटेल पढ़े हैं, सारे डेरिवेशन के साथ हम लोग पढ़े हैं। सोच क्या किस बात का है? एकदम 40 का 40 रहेगा। सॉरी अब तो 35 का 35 लाना है, एकदम एक नंबर नहीं छोड़ना है। हाँ, ये टारगेट होना चाहिए, यही एम्बिशन होना चाहिए। तो चलते हैं अब भगवान का नाम लेकर के, जय श्री राम, भगवान का नाम लेकर के। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आप सॉल्व करना शुरू करते हैं। आजा क्वेश्चन नंबर 1 आजा आ गया। क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कहता है कि कौन सा गुण विद्युत आवेश से संतुष्ट नहीं होता है। तो आप सब जानते हो कि टोटल चार्ज कंजर्व होता है। ये जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसमें टोटल चार्ज कंजर्व होता है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, नहीं बताए थे? याद करो क्लास में तुम लोग को हम बोले थे कि आज हमारे यहाँ क्या 101 101 105.5 स्टूडेंट। तो तुम लोग मेरे से बोले सर ऐसे कैसे, इट नॉट पॉसिबल। हम बोले व्हाई नॉट पॉसिबल? बोले सर स्टूडेंट कांट बी लिव इन हाफ, 1/3, 1/5 like as this electron is also can't be live in orbit like as 1/2, 1/3, 1/5, right ना? इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। इसमें क्या होता है कि जब भी चार्ज रहेगा, जब चार्ज बोले तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो मल्टीपल इंटीजर्स में रहेगा। तो मल्टीपल इंटीजर्स में रहेगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। ये सेटिस्फाइड कर गया। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये तो शुरू से पढ़ते आए हो कि टाइप चार्ज होता है 2 तरह का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। क्यों दोनों आवेश? हाँ अच्छा, 2 आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी सेटिस्फाइड कर गया। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। चार्ज को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यही सेटिस्फाइड नहीं करा। दैट मीन्स आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज डी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। कौन सा चार्ज पॉसिबल है? देखो अब ऐसे तो इसमें नन होना चाहिए, लेकिन हमारे समझ से उनका मिसप्रिंट यहां पर हो गया है। यहां 92 लिखना चाह रहे होंगे और शायद 18 लिखा गया है। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला? होता है Q इज इक्वल टू NE। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E। तो कौन सा इसमें से चार्ज पॉसिबल है? तो अगर Q इज इक्वल टू NE, अगर चलो NE लो ना, NE भी ले लो। तो क्वेश्चन नंबर ए 3.2 इंटू माइनस, इसको 19 शायद होना चाहिए। जैसे मान लेते एन ही ले लेते हो, तो एन अगर 1 लोगे ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 2 लोगे तो 3.2 इंटू समथिंग 10 पावर माइनस 19। मतलब अगर 3 भी लोगे तो माइनस 19, 4 भी लोगे तो माइनस 19। तो ऐसे तो अगर आगे बढ़ते जाओगे तो सब जगह पावर कितना होना चाहिए? माइनस 19 होना चाहिए। तो फिर ए पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एन का कोई भी वैल्यू तुम लोगे ना तो एन का वैल्यू टोटल नंबर पे नहीं आ रहा है किसी में भी। तुम देख लो ना, अगर एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर तुम यहां से एन निकालोगे तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन इज इक्वल टू हो जाएगा Q/E। अब Q का तुम कोई भी वैल्यू पुट करो, E के बदले कितना पुट करोगे? जैसे 1 करोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, समथिंग कुछ भी पुट करोगे ना तो जब भी आएगा तो 19 के लैंग्वेज में आएगा, और 19 के लैंग्वेज में आ जाएगा। ए तो मेरे समझ से बी होना चाहिए, या तो फिर टोटल का टोटल इसमें फॉल्ट है, गलत है। तो इसका आंसर अपने तरफ से ले लेना बी, लेकिन यहां पर कर देना 19। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनोकूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। कहता है किसी बॉडी पर, किसी पिंड पर 1 नैनोकूलम आवेश है। कितना है? 1 नैनोकूलम।
तुम तो जानते हो ना 1 नैनो कूलम कितना होता है, इसका मतलब चार्ज दिया हुआ है 10⁻⁻9 कूलम। एन निकालना है, क्या जानते हो, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो ई से डिवाइड करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻�9 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब ऐसे भी बच्चे ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग पहले भी बना चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा होगा। उम्मीद करें एकदम करेक्ट है, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक्सीलेंट, आप सबको समझ में आ रहा है, आपको आया समझ में, आप लोग को समझ में आ रहा है, एक्सीलेंट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलो आते हैं। यस, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C, सबका कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है। और कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, एडेड इन सीरीज 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज। और अगर सीरीज में अगर इसको ए कर दिया गया, श्रेणी क्रम में अगर कर दिया गया इसका आंसर गलत हो गया है। इसका आंसर है ए, आंसर है ए, करेक्ट आंसर इज ए। क्या होता है, अच्छा सॉरी, नोट ए, कैपेसिटर है, सॉरी कैपेसिटर में सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सब C है, 1/C बोले तो 3/C और पलट जाएगा तो हो जाएगा C/3 बोले तो करेक्ट आंसर इज C इज द करेक्ट आंसर, राइट, सही आंसर है, C इज द करेक्ट आंसर। मेरे को दिमाग में रेजिस्टेंस आया। एक्चुअली रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में यही डिफरेंस है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन होता है वो कैपेसिटेंस का उल्टा होता है। उल्टा बोले तो रेजिस्टेंस में तुम पढ़ चुके हो ना, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, किस में, सीरीज में। तो कैपेसिटेंस में हो जाएगा सीरीज में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। बोले तो जो रेजिस्टेंस में आप पैरेलल में जो इक्वेशन पढ़ते थे वो कैपेसिटेंस में सीरीज में होता है, और जो आप रेजिस्टेंस में सीरीज में पढ़ते हो वो इसमें होता है पैरेलल में। तो चूंकि कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया गया है, सो योर आंसर इज करेक्ट। दैट मींस द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज C। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। और मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा, एक चीज का जो आंसर है वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही बताओ कि सेल्फ इंडक्शन का SI यूनिट क्या होता है। तुम खुद बताओ। तुम इंडक्शन बहुत डिटेल पढ़े हो, इंडक्शन तुम लोग को हम बहुत ही डिटेल पढ़ाए हैं, चाहे सेल्फ का बात हो या म्यूचुअल का बात हो, मैं बहुत ही डिटेल तुम लोग को बताया हूं। तो मेरे को तुम ही लोग बताओ कि सेल्फ इंडक्शन का क्या होता है आंसर। नो डाउट हेनरी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वर्ड सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण हेनरी ने ही बताया था इसके बारे में, तो उनके रेस्पेक्ट में ही इसका SI यूनिट दे दिया गया है हेनरी। क्या होता है यूनिट, हेनरी। किसका, सेल्फ इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन का SI यूनिट हेनरी। ओके, करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। यस, द डायरेक्शन of the induced current in a circuit is always such that it opposes the cause due to which it produced. This law is named as। तो याद करो जब मैं तुम्हें फैराडे और लेंज बताया था तो दोनों में एक डिफरेंट बताया था, और ये तो कहो एक तरह का क्वेश्चन रिपीट है। अगर तुम सेट 2 ठीक से बना रहे होगे तो सेट 2 में भी लगभग इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। मैंने तुम्हें बताया था कि फैराडे ने बताया था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू d∅dt, रेट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट लेंज ने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ बोथ इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। उन्होंने बताया था कि दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो ईच अदर होता है। क्या मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस काउच का अपोज करता है जिसके कारण वह प्रोड्यूस हुआ है। तो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, तो रेट ऑफ फ्लक्स d∅dt के कारण प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अपोज करता है। और इन फिजिक्स ये जो अपोज हुआ ना, इसी को हम लोग माइनस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेंज लॉ इज द करेक्ट आंसर, लेंज लॉ बी। सो बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोज द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस। Q1 -14 नैनोकूलम, Q2 78.85 नैनोकूलम, Q3 -56 नैनोकूलम। तो सबसे पहले तुम क्या करो, तीन चार्जेस है ना, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो सबसे पहले आप क्या करो बेटा कि सबसे पहले आप Qnet फाइंड कर लो, और Qnet फाइंड करोगे तो तुमको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 फाइंड करना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और जब ये तीनों को तुम ऐड करके फाइंड करोगे तो आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोकूलम। देखो ना -14 है, -14 और -56 कितना हो गया, 70 हो गया, और 70 में से तुम माइनस मतलब प्लस करो 78.85, तो आ गया ना 8.85 नैनोकूलम, दैट मींस 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अब जब टोटल चार्ज तुमको मिल गया तो तुम अब आराम से तुम फ्लक्स निकाल सकते हो, फाई निकाल सकते हो। गॉसेस में बेटा आपने गॉसेस में आपने लॉ पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज, और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का मतलब 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये कितना हो गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9, ये तो कैंसिल हो गया, और ये 12 गया तो बच गया 4। दैट मींस योर करेक्ट आंसर इज, ऊपर में जाएगा सॉरी 3, 10 टू द पावर 3, सो योर करेक्ट आंसर इज ए 10 टू द पावर 3। अब देखने में तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये 103 है, नहीं 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 नहीं, उनका मिसप्रिंट है, क्वेश्चन का मिसप्रिंट है, आप थोड़े ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके चलने का जरूरत है। एक्चुअली में ए आंसर लिखा हुआ है 10 टू द पावर 3, ऐसा आंसर है। सो इसको तुम लोग क्या करना, संभाल करके पढ़ लेना। सो करेक्ट आंसर इज ए। उम्मीद करें समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है ना। मैं कैलकुलेट करके तुम लोग को बता दे रहा हूं ताकि तुम्हें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और कंफ्यूजन अगर होएगा तो फिर हम अच्छा से नहीं छोड़ेगा, फिर तुम कूटेगा। हाँ, ये सारी चीज तो तुम लोग आप पहले से भी बनाया हुआ है, तो फिर भी कोई अगर डाउट हो तो तुम मेरे से ऑनलाइन भी बात कर सकते हो, और बस अब ऑफलाइन भी क्लास चालू हो चली है तो तुम मेरे से ऑफलाइन भी बात कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन इतने अच्छे क्लास होने के बावजूद भी मेरे बच्चे इतने कमजोर नहीं हैं, मेरे बच्चे इतने पुअर स्टूडेंट नहीं हैं कि वो नहीं समझ सकते हैं। मेरे को पता है आपके अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा चीज भगवान ने दिया है ना अच्छा, हाँ, तो दिया है तो उसका यूज करना है, और यूज करके सारी चीजों को बहुत ईजी वे में समझते जाना है, बड़े नहीं बनाना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या हिसाब किताब है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो, अब ऐसे क्वेश्चन मैंने 2 बार तुम लोग को बता चुका है कि अगर बाय द वे 2 पैरेलल वायर है, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो अट्रैक्शन होता है। अब बार बार एक क्वेश्चन को कितना पढ़ोगे, अट्रैक्शन होगा। और अगर ये पैरेलल वायर है और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, तो अब अट्रैक्शन का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा। तो तय बात है कि उनके बीच में रिपल्सन होगा, इसका मतलब है कि रिपल्सन ईच अदर। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज बी, 8 का बी। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एकदम इसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, एक कोई एक्सप्लेन करने का चीज नहीं है। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर इज बी। B is the correct answer of question number 9. Weber per meter square is the unit of magnetic field. Question number 10. Which material has highest electrical conductivity? तो सब जानते हो बेटर कंडक्टर किसको बोला गया है। आज भी बहुत सारे मेटल भले ही निकल चुके हैं, वर्ल्ड में बहुत सारे मेटल का डिस्कवरी हो चुका है, लेकिन आज भी सबसे बेस्ट, तुम किताब में पढ़ता होगे कि सिल्वर इज द गुड कंडक्टर, इज द बेस्ट कंडक्टर कहो, तो जो बेस्ट कंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। सो सिल्वर इज द करेक्ट आंसर, चांदी, सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। A point charge Q is placed in an electric field E. The force experienced by the charge will be. तो क्या होता है फोर्स एक्सपेरियंस, तो आप लोग पढ़े हो ना कि E इज इक्वल टू F बाई Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज।
नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट F इज इक्वल टू E डॉट Q। नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा आवेश, यही ना पढ़े हो। और अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कैंचिया गुना कर लो, कैंचिया गुना समझते हो? नहीं समझते हो? अच्छा समझते हो, तो समझते हो तो चलो कैंचिया गुना कर लो, तो E इंटू क्यू, दैट मीन्स F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। सो करेक्ट आंसर इज B, B इज इक्वल टू, सॉरी, F इज इक्वल टू QE, करेक्ट आंसर इज B, B इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। Ohm's law is valid। यार ये तो मैं तुम्हें प्रीवियसली बता चुका था, इस शेट 2 में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। Ohm's law कहां वैलिड होता है? Ohm's law ने बताया था कि अगर आप सर्किट लेते हो, आप बाय द वे आप यहां पर कोई रेजिस्टेंस ले लेते हो, यहां पर आप कोई सर्किट अगर ऐसे कर ले लेते हो, और बाय द वे करंट तुम I फ्लो करा रहे हो, पोटेंशियल अगर बाय द वे V है, तो उन्होंने बताया था V प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन यह कंडीशन उन्होंने तभी बताया था जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर जब कांस्टेंट था। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लो, इसका मतलब है कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी V और I दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। विभवांतर और विद्युत धारा दोनों समानुपाती तब होते हैं ओम के नियम के अनुसार जब ताप क्या होता है? स्थिर होता है। परिपथ का, सर्किट का टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तभी Ohm's law वैलिड होता है। तो आंसर डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। A parallel plate capacitor has two square plates has equal and opposite charge. Equal and opposite charge. The surface charge density on the plate are sigma plus sigma minus sigma. In the region between plates, the magnitude of electric field, तो गॉसेस ने पहले ही बता चुका है। गॉसेस ने पहले ही बता चुका है कि अगर ए यहां पर प्लस सिग्मा हो, माइनस सिग्मा हो और इक्वल और अपोजिट चार्ज है, तो इनके बीच का जो डेंसिटी हो जाएगा, अगर जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, दैट मींस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर ए, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। और इसको तुम सिंप्लीफाई करते, अगर इस पर ले लो, इस पर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब टोटल फाइंड करना हो तो क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बाई प्रोसेस, ये हो गया शॉर्टकट। तो चलो बाई प्रोसेस से तुमको बता देते हैं। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब ऐड कर लो तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 गया, दैट मींस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। सो 13 का ए, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ते जा रही है। सारा समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं कि 14 में क्या आता है। यस, पैरेलल प्लेट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ए कैपेसिटेंस C, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट कैपेसिटर है, और उस समांतर प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है C दिया हुआ है। When it is completely filled, तो डाइलेक्ट्रिक से इसको कंप्लीटली फिल कर दिया गया, और जिस डाइलेक्ट्रिक से फिल से कंप्लीटली फिल किया गया उसका कांस्टेंट दिया हुआ है 5। तो द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस, तो उस कैपेसिटेंस में कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट होगा? तो तुम फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो और जब डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो अब जब यहां C ले लोगे, जब D डाल दोगे, तो अब कितना डिस्टेंस बच गया? अब बच गया C नॉट अपॉन C नॉट अपॉन 1 माइनस T बाई D इंटू
1 माइनस 1 बाई के, दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर टी और डी दोनों बराबर हो गया है, क्या बोले हो कि पूरे में भर दिया गया, अगर ये तुम लिए तो पूरे में भर दिए गए। पहले डिस्टेंस कितना था डी, और टी क्या होता था, प्लेट का जो डिस्टेंस होता था, प्लेट का जो ब्रेस होता था टी होता। जब पूरे भर दिया गया, जब पूरा ही भर दिया गया तो टी और डी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो टी और डी जब दोनों बराबर कर दोगे यहां पर, तो ए तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ए तो 1 आ जाएगा ना। दैट मींस ए पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और पूरा का पूरा टर्म जब कैंसिल हो जाएगा तो सी और सी नोट दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और सी और सी नोट जब दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब है कि कितना इंक्रीजमेंट कर जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा 100%। इसका मतलब 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। 100% फिर वहां से क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अब यस, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे समझ से सारे बच्चे इसको बना सकते हैं। द फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय, कितना फ्लक्स दे दिया गया, तो फ्लक्स दे दिया गया 10t² माइनस 50t प्लस 250। तुमको क्या निकालना है, t सेकेंड पर इंड्यूस, तो E इज इक्वल टू d∅/dt। तो d/dt रखो और फाई का वैल्यू पुट कर दो। कितना पुट करोगे, 10t² माइनस 15t प्लस 250। अब यहां से क्या करोगे, 10 को बाहर निकालो, t² का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 15, t का डिफरेंशिएशन t, 250 का डिफरेंशिएशन 0। अब t के बदले 3 पुट कर दो, तो 10 2 3 माइनस 15, तो 20 60 माइनस 15, और 60 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये 10 आ गया और एक 2t, तो 16 और 16 माइनस 50, क्या आंसर तो 45 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लो, 10t², 10 को बाहर निकालो, t² का डिफरेंशिएशन 2t, 15 को बाहर ले लो। ओह सॉरी, क्वेश्चन में 50 है, मैंने 50 लिया था, सॉरी, यहां 50 है, 50 सो 10, 60 माइनस 50 बोले तो 10, सो 10 वोल्ट बोले तो 6। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। एक्चुअली क्या हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरे मन में 15 चल रहा था, तुम लोग भी कुछ अपोज नहीं करते हो, तो चलो 50 नॉट 15, 50, तो 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, 16 क्या बोलता है। यस, इजी क्वेश्चन। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, मैंने प्रीवियस क्लास में बात किया था कि फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है और सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। सो करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। किरचॉफ्स का दो नियम है, एक होता है ओपन सर्किट के लिए, एक होता है क्लोज सर्किट के लिए। जो ओपन सर्किट के लिए जो लॉ होता है उसको लॉ ऑफ करंट बोलते हैं, सेकंड सर्किट के लिए जो लॉ ऑफ लूप बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ मेश भी बोल सकते हो। तो जो फर्स्ट सर्किट है, फर्स्ट सर्किट में फर्स्ट लॉ में क्या उन्होंने बोला कि किसी जंक्शन पर टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट 0 होगा। दैट मींस इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और इससे मेरे को क्या मिला, इससे मिल गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कंजर्व होता है। सेकंड में उन्होंने क्या बोला कि करंट और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इससे क्या मिला, एनर्जी मिल गया। मतलब फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसका जा रहा है डी इज द करेक्ट आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। लगभग हम लोग हाफ तक आ चले हो। 17 a specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin wire। तो क्या होगा इसमें, एक क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन प्रीवियस सेट में था,
मैं बोला था कि अगर भाई देखो तुम कॉपर का एक इतना मोटा तार ले लो और एक इतना मोटा तार ले लो, कोई फर्क पड़ने को नहीं है, ये डायमेंशन से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। सो इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा, मतलब सेम होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका कोई डायमेंशन से लेना देना नहीं होता है कि मोटा है या पतला है, बस कॉपर है ना, कॉपर है तो फिर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। Yes, question number 18. Magnetic needle free to rotate in a vertical plane orients itself vertically at a certain place on the earth. What is the value of angle of dip at this place? एक चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई को ऊर्ध्वाधर तल में घुमाने के लिए स्वतंत्र पृथ्वी पर एक निश्चित स्थान पर लंबवत रूप से उन्मुख होती है। तो जब अगर परपेंडिकुलरली ये क्या हो रहा है, वर्टिकली ओरिएंटेड इटसेल्फ वर्टिकली एट ए सर्टेन प्लेन, तो अब लंबवत रूप से जब उन्मुख हो जाएगी तो लंबवत का मतलब क्या हो गया, अगर ऐसे ले लो तो इसका मतलब यहां, तो यहां पर एंगल कितना बन जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। दैट मींस करेक्ट आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। कितना 90 डिग्री, क्यों, वर्टिकली ओरिएंट हो रहा है वर्टिकली। तो चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मींस क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन भी रिपीट है भैया, एक क्वेश्चन तो आप प्रीवियस सेट में भी पढ़े हो। द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली द, मैं तो बात किया था ना, एक ऐसे मैग्नेट लेता हूं, रस्सी में बांध कर लटका देता हूं एक धागे में, नॉर्थ साउथ जाता है। क्या रीजन है, क्योंकि अपना मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो किससे जाकर के अट्रैक्ट होता है, तो धरती माता के साउथ से। तो यहां पर क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया कहां बी करेक्ट आंसर, साउथ टू नॉर्थ। कैसे पॉइंटिंग करता है, अर्थ का अगर मैग्नेट है तो अर्थ का जो मैग्नेट है कैसे बिहेव करता है, इसका पॉइंटिंग होता है अप्रोक्सीमेटली साउथ टू नॉर्थ, साउथ ईस्ट टू N. So correct answer is B. हाँ, the strength of the Earth's magnetic field is क्या, कहीं कुंडली दिखाने जाओगे ना, नहीं, मेरा भाग्य में क्या लिखा है, पंडित जी कहेंगे बिना पढ़े ही तुम राष्ट्रपति बन जाओगे, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो आज से, नहीं, अच्छा नहीं, क्या कहेंगे, खूब पढ़ोगे तो बड़ी नौकरी मिलेगी, बड़ी नौकरी मिलेगी, तो है ना, तानी समझ रहे। तो जब कुंडली दिखाने जाओगे तो पंडित जी पूछेंगे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, कै तारीख को हुआ था, क्यों जानते हो, इससे उनको एग्जैक्ट प्लेस पर एंगल का पता चलता है कि जहां तुम जन्म लिए हो वहां पर क्या एंगल है, इससे उनको उस जगह का स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, बहुत सारा। उनके बाद डीप, एंगल ऑफ डीप के बारे में पता चलता है। इसका मतलब है कि अर्थ के हर सरफेस पर स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होएगा, अलग अलग होएगा। और ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अर्थ का अगर सरफेस अलग अलग है तो उस अलग अलग सरफेस पर जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सतह पर अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो याद रखिए और कंप्लीट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, यस डी हो जाएगा, करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 21। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, ये तो अच्छी क्वेश्चन है। 21 क्या होता है, आप पढ़े हो ना, E इज इक्वल टू हाफ CB², ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, और साथ ही साथ आप पढ़े हो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, ये भी आप पढ़े हो। अगर इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ तो रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A/D रहेगा, और क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा। लेकिन पढ़े हो ना कि E इज इक्वल टू होता है V/D, और अगर E इज इक्वल टू V/D करोगे
इतना जो कर रहे हो ना, सीधे तुम लिखो ना कि एनर्जी बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2। यस है, तो क्वेश्चन नंबर डी ये फॉर्मूला होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए ना। अरे भैया v वॉल्यूम पर एनर्जी E है, तो 1 वॉल्यूम पर एनर्जी कितना हो जाएगा, E बाई v, और E बाई v इज इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E। सो करेक्ट इज द आंसर, करेक्ट इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान देना, आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22। Ratio between total intensity of magnetic field at equator to pole, रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी। तो क्या पूछ रहा है तुमसे, बीई बाई बी भी इक्वेटर टू बीपी पोल, ई फॉर इक्वेटर, पी फॉर पोल। तो यहां इक्वेटर पर एंगल कितना बनता है, अरे बी कॉस डेल होता है ना, तो बी कॉस 0, और ये कितना हो जाएगा, बी साइन 90, बी ए बी काट दो, बी भी काट दो, काटो बी भी काटो, कॉस 0 कितना होता है 1, और साइन 90 भी कितना होता है 1, तो 1:1, 1:1, यस ए इज द करेक्ट आंसर, 1:1। समझ में आया। तुम लोग को फॉर्मूला बताया जा चुका है कि बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा और बी भी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब तुम जानते हो कि अगर ये अर्थ है तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इक्वेटर होता है, और इसका वर्टिकल क्या होता है, पोल होता है। यहां पर एंगल 0 डिग्री, यहां पर एंगल 90 डिग्री, तो दोनों का फॉर्मूला पुट करके रेशियो फाइंड कर लो। और इत्तेफाक से कॉस के साथ 0 1 होता है और साइन के साथ 91 होता है, तो 1/1 आ गया। कौन बड़ा क्वेश्चन है, इसमें फंसने का कहां कोई जगह है, नहीं अच्छा नहीं जगह है, तो चलो निकलते चलो, मैं भी जा रहा हूं आगे क्वेश्चन में। हाँ Which of the following velocity of electron determines the current through the conductor? ये तो बहुत बचपन का प्यार है, और करंट जब पढ़ा तो उस समय का चीज मैंने बताया था कि अगर बाई द वे एक कंडक्टर ले लिया जाए, एक कंडक्टर ले लिया जाए तो करंट को आप ऐसे फ्लो कराओगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। पढ़े हो ना, एग्जाम्पल नहीं देते थे, मान लो कि तुम 500 लड़के मेरे क्लास में एक साथ हो, अब मैंने अपना जो मेन गेट है उसका एक छोटा सा पार्ट में केवल ओपन करता हूं और कहता हूं दौड़ो भागो, यहां परमाणु बम फटने वाला है। भागोगे क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो वेलोसिटी एक जैसा नहीं रहेगा। तो जब वेलोसिटी एक जैसा नहीं रहेगा तो मैं क्या फाइंड करना चाहूंगा, एवरेज वेलोसिटी। और इस एवरेज वेलोसिटी से मेरे को क्या मिलता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करती है तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वही ना डिटरमाइन करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो बन तो गया फिर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली, विच द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट थ्रू द कंडक्टर, कौन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस, जब इसे करंट फ्लो करेगा तो इस करंट को जो डिटरमाइन करेगा वो कौन, क्या करेगा, कौन सा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यस बॉस, कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस विल। कॉपर और जर्मेनियम को 50 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे के तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा किया जाता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सर कॉपर का रेजिस्टेंस घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा सर। कॉपर मेटल है सर और जर्मेनियम मेटल नहीं है, सेमीकंडक्टर है। आप पढ़े हो ना कि मेटल क्या हो जाएगा, जब ठंडा करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। लेकिन
सेमीकंडक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही एक ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाइड करता है। यहां है कि तांबा का बढ़ता है, नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। आप पुल करोगे तो नहीं बढ़ेगा। यहां है कि तांबा का बढ़ता है, जर्मेनियम का बढ़ता है, तो दोनों का नहीं बढ़ता है, एक का बढ़ता है, एक का घट जाता है, सेटिस्फाइड नहीं। कॉपर घटता है, घटता तो है लेकिन जर्मेनियम नहीं घटता है। जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस बॉस, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। आप पढ़े हो ना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट 2 और 2 4, क्या 2 प्लस 2 इनकमिंग, आउटगोइंग 1 प्लस 1.3 प्लस आई, दिस इज आई। सो 4, इसको इधर लाओ, माइनस 2.3 इज इक्वल टू आई। So 1.7, 1.7, yes, 1.7. A is the correct answer. A is the correct answer. A current carrying power lines carries current from west to east. What is the direction of magnetic field? 1 meter above it. तो वेस्ट टू साउथ, यस बॉस, ये तो सही है। अगर बाय द वे आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, नहीं आप कैसे, वेस्ट टू ईस्ट है तो फिर आप ऐसे ले लो, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, नॉर्थ टू साउथ बनेगा। ये नॉर्थ हो जाएगा, अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बनेगा ना। ये तो कॉमन सेंस का बात है, ये तो कॉमन सेंस। अगर वायर ऐसे है, वायर ऐसे है, तो फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, यही तो बोला है। तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट, तो फिर हो गया नॉर्थ और साउथ, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। चलो धीरे धीरे लास्ट की ओर जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट टू। अब बोलो, टोरॉइडल सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है? तो रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है। तुम फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखो, ये किसके पर डिपेंड कर रहा है? म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड कर रहा है और करंट पर डिपेंड कर रहा है। इसमें रेडियस का कोई लेना देना नहीं है। सो रेडियस क्या होगा? और रेडियस से इंडिपेंडेंट होगा। इसका रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। किससे किससे लेना है? दो बात से, नंबर ऑफ टर्न से और अमाउंट ऑफ करंट से। दो चीज पर डिपेंड करता है, रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। 28. A charged particle moves through a magnetic field directed perpendicular to its direction of motion. Which of the following quantities of particle will not change? कौन सा चेंज नहीं करेगा? कोई आवेशित कण अपनी गति की दिशा के लंबवत निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलता है। तो कण की निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो भैया उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा। मोमेंटम तो बदल ही जाएगा, वेलोसिटी चेंज कर जाएगा सर, मोशन स्पीड चेंज नहीं करेगा। इसका स्पीड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई अगर चार्ज पार्टिकल है, अपनी गति की दिशा के लंबवत निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस सर, करेक्ट आंसर इज गति। गति बोले तो स्पीड इज द करेक्ट आंसर। उसका स्पीड नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा। क्या रीजन है? अरे भैया वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बदलने से वेक्टर क्वांटिटी चेंज करता है, स्केलर चेंज नहीं करता। तो स्केलर और था नहीं चेंज किया। आइए क्वेश्चन नंबर 29। A force of current carrying conductor in a magnetic field is maximum when angle between current and magnetic field is। आप बता दो, तो आप कहां मैक्सिमम हो जाएगा? तो आप फॉर्मूला पढ़े हो ना कि F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। थीटा का मतलब, और मैक्सिमम के लिए साइन थीटा कितना लेना होगा? 1 लेना होगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? और साइन थीटा तो कितना लोगे? 1 लोगे। 1 का मतलब हो गया साइन 90। इसका मतलब है कि जब थीटा 90 होगा तो भी ये मैक्सिमम होगा। दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर, 90 डिग्री।
Two thin long parallel wires separated by distance d carry a current of I ampere in the same direction. Then two thin long parallel wire separated by a distance d carry a current I ampere in the same direction. तो पहला बात है कि सेम डायरेक्शन में है, तो सबसे पहला बात है कि अट्रैक्शन होगा। तो या तो ए सही होगा, या तो ए सही होगा, या तो सी सही होगा, क्योंकि रिपल्सन तो हो ही नहीं सकता। पहला तो ये जान लो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है। अब आते हैं कि फिर क्या अर्थ होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। यहाँ डिस्टेंस डी है तो 2 पाई डी। सर एक गलत है, क्योंकि यहाँ डी का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द बार मैग्नेट। सर जी ये तो मैं आपको पहले ही बताया हूं, मैं तो कल भी चर्चा किया था कि अगर आप एक ऐसे ले लो, ये अगर एक डाइपोल ऐसा ले लो, तो ये डाइपोल का नॉर्थ है और साउथ है, तो कैसे निकलता है? नॉर्थ से निकलता है, साउथ में आता है, नॉर्थ से साउथ में। तो फिर इनसाइड क्या हो गया? साउथ से नॉर्थ नहीं जा रहा है, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ जा रहा है, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। सो करेक्ट आंसर इज डी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इनसाइड निकालना है, इनसाइड बार मैग्नेट। चुंबक के भीतर, अंदर, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। ये सब ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 32। करंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्टेट वायर इज इंक्रीजिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए लूप इज। तो भैया ये तो हो ही जाएगा ना क्लॉकवाइज में। अरे क्लॉकवाइज में ना, देखो ना ऐसे जा रहा है ना, तो घड़ी ऐसे चलती है तो ऐसे चलेगी, ये देखो ऐसे चलेगी। अब ऐसे चलने का मतलब क्या हो गया? घड़ी की सुई ऐसे टक 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 नहीं चलता है? चलता है ना घड़ी का सुई ऐसे ऐसे, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, है ना? तो ऐसे ऐसे चलेगा। और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मींस करेक्ट आंसर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। 33. The number of turns in a primary and secondary coil is increased to 2 times each the mutual induction. तो फॉर्मूला आप पढ़े हो ना, म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a। अब क्या हो गया? a भी 2 टाइम्स हो गया 2n1 और a भी 2 टाइम्स हो गया 2n2। तो टोटल कितना बढ़ रहा है? 4 टाइम्स बढ़ रहा है। सो 4 टाइम्स, दैट मींस a इज द करेक्ट आंसर। 4 गुना हो जाता है, बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाता है, क्योंकि दोनों टर्न बढ़ गया ना, प्राइमरी का भी टर्न और सेकेंडरी का भी टर्न इंक्रीज टू 2 टाइम्स, दो गुना दोनों बढ़ गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 34। अब तो लास्ट की ओर आ गए। अब क्या है? व्हाई द करंट डज नॉट राइज इमीडिएटली इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। स्वप्रेरक वाले विद्युत परिपथ में विद्युत धारा तुरंत क्यों नहीं बढ़ता है? कैसे तुरंत बढ़ेगा? उसमें तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल उसके कारण, इसके कारण तुरंत नहीं बढ़ता है। घड़िया स्टार्ट करते हो 21 बार 500 के स्पीड में चल जाता है, नहीं ना, कोई भी चीज वैसे बढ़ता है? नहीं बढ़ता है, धीरे 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 आगे बढ़ता है ना। एक्सीलरेटर तुम बढ़ाते जा धीरे धीरे तब जाके पिकअप लेता। देखते हो ना, किसी गाड़ी में आरपीएम लिखा हुआ रहेगा, सब में लगभग, अब तो सब में आता है यार, मीटर में देखना ना आरपीएम लिखा हुआ रहेगा। क्यों? वो सारा का सारा खेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है। चलो कल भी क्लास में इस पर चर्चा करना, डिस्कशन करना, पूरा लंबा कहानी बताएंगे, एकदम पूरा उसका प्रेम एकदम तुम्हारे सामने रख देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का लव स्टोरी रख देंगे। हाँ, अभी तक काल जान लो कि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ऐसा नहीं होता है कि अचानक ही तुरंत ही करंट वहां बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 34। यस, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेट।
when three identical bulbs of 60 watt 200 volt rating are connected in series to a 200 volt supply, the power draw by them will be, तो फॉर्मूला पढ़े हो ना, R is equal to V square by P, और 3 आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 200 का स्क्वायर बाई 60, तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, सो 200 का स्क्वायर और R मीन्स 3 इंटू 200 बाई 60, तो 8 और 20 में कनेक्ट कैंसिल, 8 का 20 ऊपर चला जाएगा तो 20 वाट, यस ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 35 का ए, अंत भला तो शब्द भला नहीं, और इस तरह से हम लोग सेट 3 पूरा फिनिश कर लिए। आप लोग को अब अच्छा से पूरा का पूरा सेट बनाना है, और यहां पर मैंने लिख दिया है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि गेट द लिंक ऑफ सेट 3 इन डिस्क्रिप्शन, आप जाइएगा वहां पर, इसके पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो गेट द लिंक ऑफ द पीडीएफ ऑफ ऑल स्लाइड्स ऑफ दिस वीडियो, जिसमें जितने भी आपको 35 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर जाइएगा और इसका डिस्क्रिप्शन को देखिएगा। और चलिए हम लोग का सेट यहाँ पर आकर के पूरा फिनिश्ड हुआ, तो बच्चे खूब अच्छा से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत होता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से संपर्क कीजिए, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो जाइए, दोनों एक दूसरे का हो जाते हैं, और फिर नए सेट के साथ आगे बढ़ाता हूँ। बाय बाय, बाय बाय।